हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देखनी थी, लेकिन उससे पहले हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को एक बार देख लेंगे। इसको स्टडी क्यों करना है हमने? सबसे पहला रीज़न तो है इसका मिनरल एक्सप्लोरेशन। हमें पता है कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन, कोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, यूरेनियम है, थोरियम है। इनसे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, ये टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये एक रीज़न है। देन उसके बाद दूसरा रीज़न है जियो फिज़िकल फिनोमिनन्स का। एग्जाम्पल लें तो ऐसे अर्थक्वेक हमें पता है कि अगर एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स आती हैं तो उसकी वजह से लिथोस्फीयर की प्लेट्स की मूवमेंट होती है, और उन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आता है। इट मीन्स अगर अर्थक्वेक से हुई डिस्ट्रक्शन को हमें रोकना है तो उसके लिए भी हमें इंटीरियर का पता होना चाहिए। सेम गोज़ विद सुनामी, जैसे वोल्केनोज हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक रीज़न हमारा क्लाइमेट भी है, एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि अर्थ कितनी ज़्यादा विद टाइम हीट हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। उसकी स्टडी के लिए भी हमें अर्थ के इंटीरियर की स्टडी ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा डीप और एडिक्वेट हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अगर हम रॉक्स के अगर सरफेस रॉक्स को देखें, माइनिंग करी जाती है। माइनिंग हम बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल है इसकी रॉबिन्सन गोल्ड माइन, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही है ये। देन उसके बाद कुछ डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन डीप प्रोजेक्ट। इसकी एग्जांपल है कोला आर्कटिक ओशन में। ठीक है, वो सिर्फ 12 किलोमीटर तक है। अब अर्थ का रेडियस कितना है? 6370 किलोमीटर के अराउंड, और ये 12 किलोमीटर कितना ज़्यादा इनएडिक्वेट है इस रेडियस के सामने। ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनिक एक्टिविटी। मैग्मा जब बाहर आता है तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं, तो उससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर की कुछ नॉलेज मिलती है। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, खास करके क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट में सबसे पहले आते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या हैं? अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि जब सोलर सिस्टम बना, सेम टाइम पर हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई। मरकरी है, वीनस है, अर्थ, देन मार्स, उसके बाद कुछ एस्टेरॉइड्स की बेल्ट हैं। देन उसके बाद आते हैं जोवियन प्लैनेट्स। अब क्या हो रहा है, ये मार्स और जुपिटर की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट क्या है, इंटैक्ट है इस जगह पर। ठीक है, ये प्लैनेट्स नहीं बन पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा ये कंडेंस नहीं हो पाए कि ये प्लैनेट्स बन पाते। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका ये इस ग्रेविटेशन पुल से बाहर आ जाते हैं और वो उसी वजह से फिर अर्थ पर आते हैं। लेकिन अर्थ के अराउंड क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। अगर तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते ही बर्न हो जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इनकी फ्रिक्शन होती है तो वो बर्न हो जाएंगे, तो उस केस में इनको हम मीटियोर्स बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि बाहर वाला सरफेस तो इनका बर्न हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, लेकिन फिर भी इनका कुछ मास बच जाता है जो अर्थ पर पहुंच जाता है, तो उसको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। उन मीटियोराइट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम सेम टाइम पर बना है, हमारी अर्थ भी सेम टाइम पर बनी है, तो इसी की वजह से फिर हम उसको अगर स्टडी करेंगे, इट मीन्स कि हमें सेम वो अर्थ के इंटीरियर की भी सेम इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वो सेम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की जैसे ही अर्थ के इंटीरियर की फॉर्मेशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर, देन डेंसिटी। हमें पता है कि जब हम माइनिंग करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। सरफेस लेयर्स, अर्थ की जो लेयर्स हैं वो अर्थ के ऊपर, अर्थ की इनर वाली जो कोर होगी उस पर प्रेशर डालेंगे, इट मीन्स के डेप्थ के साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट एबल हैं, अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि टेम्परेचर और प्रेशर, देन उसके बाद डेंसिटीज़ को भी स्टडी करा जा सकता है। डेंसिटी को तो हम मीटियोर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम मीटियोराइट्स की स्टडी करेंगे
और उनकी अगर कोर की स्टडी करेंगे, जो भी उसका मास अर्थ पर आया, तो वो सेम ही मटेरियल होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा अर्थ के कोर के जैसा या फिर अर्थ के इंटीरियर के जैसा। तो इट मीन्स हमें अर्थ मीटियोर्स से भी डेंसिटी पता चल जाएगी, अर्थ की लेयर्स की। हमें पता है कि अर्थ की लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर की डेंसिटी डिफरेंट है, उसके एलिमेंट्स जितने हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो उससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चल जाएगा। देन एक रीज़न आता है इसका इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का। हमें पता है कि पोल्स पर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थक्वेक्स, एज़ कम्पेयर टू सॉरी इक्वेटर। तभी तो जब स्पेस पर रॉकेट्स जाते हैं तो वो नियर इक्वेटर्स से ही वो लॉन्च किए जाते हैं। अब क्योंकि पोल्स पर ज़्यादा ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि उन पोल्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर से है वो ज़्यादा है। एक तो ये भी रीज़न है। देन उसके बाद एक रीज़न आता है ग्रेविटी अनोमली। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्थ की सरफेस पर या फिर इंटीरियर पर जो मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो मास है उन मटेरियल्स की भी ग्रेविटी डिफरेंट है। मान लीजिए कि एक मटेरियल है आयरन का और दूसरा कुछ बसाल्टिक मटेरियल है, इन दोनों की ग्रेविटी भी डिफरेंट होगी, नॉर्मल ग्रेविटी से ये डिफरेंट होगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि कैसे जो मटेरियल्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर वो कितनी ज़्यादा अनइवन है। देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स हमारा आएगा सीज़मिक एक्टिविटी का। सीज़मिक एक्टिविटी मींस अर्थक्वेक वेव्स को हमने स्टडी करना है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक प्लेट की मूवमेंट होती है, एक मींस अर्थ शेक होती है। अगर अर्थ शेक होगी तो उससे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। अब वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो किसी फॉल्ट के अलोंग मूव करेगी। फॉल्ट क्या है? अगर सरफेस पर मान लीजिए कोई रॉक्स हैं तो उन रॉक्स में कहीं वीक पॉइंट है, तो वहाँ से ये एनर्जी बाहर उस एरिया को तोड़कर, ये एनर्जी उस ब्रेकेज को तोड़कर एनर्जी वो वहाँ से रिलीज़ होगी और वो अर्थ की सरफेस पर एज इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक आएगी। ठीक है। अब ये अर्थक्वेक प्लेट की डाइवर्जेंस से भी हो सकता है, कन्वर्जेंस से भी हो सकता है और स्लाइडिंग से भी हो सकता है। ये आगे हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी देखना है। डाइवर्जेंस मतलब कि जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, कन्वर्जेंस की एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, स्लाइडिंग मीन कि वो ट्रांसवर्स हो रही हैं, और वो एक दूसरे को पास करके निकल रही हैं। लेकिन फिर भी चाहे वो पास करके निकल रही हैं लेकिन अर्थ की प्लेट्स शेक तो हो रही है ना, और जब भी वो शेक करेंगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी और उसकी वजह से अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उन्हीं वेव्स को ही सीज़मोग्राफ रिकॉर्ड्स करता है और उनको रिकॉर्ड करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में ही भी नॉलेज लेते हैं। अगर हम अर्थक्वेक को थोड़ा सा देखें तो अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है, अराउंड 200 किलोमीटर है ये, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फोकस क्या होगा कि जिस भी जगह से एनर्जी रिलीज़ होगी अर्थ के इंटीरियर से, उस पॉइंट को हम फोकस और हाइपोसेंटर बोल देंगे। जब ये एनर्जी रिलीज़ हुई तो वेव्स की फॉर्म में ये अर्थ की सरफेस पर आएंगी और जो पॉइंट अर्थ की सरफेस पर फोकस के सबसे ज़्यादा पास होगा तो उस पॉइंट को हम एपिसेंटर का नाम देंगे। ठीक है। अब जो सीज़मोग्राफ अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, इन वेव्स को सीज़मोग्राफ रिकॉर्ड्स करेगा। तो ये वेव्स दो टाइप्स में डिवाइडेड करी गई हैं। फर्स्ट है बॉडी वेव्स और सेकंड है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स इनको बोलते हैं क्योंकि ये जो अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में ही रहेंगी, तो इसी वजह से इनको हम बॉडी वेव्स बोल देते हैं। सेम ही वेव्स जब अर्थ की सरफेस पर आ जाएंगी, सरफेस की रॉक्स से इंटरेक्ट करेंगी, तो उनको हम सरफेस वेव्स बोल देंगे। इनको रेले वेव्स भी बोल देते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। और अगर बॉडी वेव्स की बात करें तो उनकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब फर्दर बॉडी वेव्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल है नेचर में। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या कि जो अगर वेव्स मूव कर रही हैं, अर्थक्वेक वेव्स अगर मूव कर रही हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। और पार्टिकल्स और साथ में वेव की एक डायरेक्शन भी होगी। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल और पी वेव्स,
जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी, अगर वेव इस तरफ मूव कर रही है तो पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन भी सेम ही वे में होगी, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में होगी। तो इसी वजह से इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोला जाता है। एग्जाम्पल इसकी हम स्प्रिंग ले सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो उस पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और स्प्रिंग की जो वेव होगी वो भी सेम डायरेक्शन के में ही मूव करेगी। इसी वजह से ही इनकी स्ट्रेचिंग होती है और स्क्वीजिंग होती है। एग्जाम्पल, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या फिर छोड़ देंगे तो वो सेम पी वेव की तरह ही मूव करेगा। देन उसके बाद आती है ट्रांसवर्स वेव, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ट्रांसवर्स का मतलब जैसे कि ये इस वेव में मूव करेंगी, ठीक है। अगर वेव की डायरेक्शन इस साइड है तो पार्टिकल्स अप डाउन मूव कर रहे हैं, इसी वजह से ही इनको ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है नेचर में। इनको शेयर वेव्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ सॉलिड ही मीडियम से मूव कर पाती हैं, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स जो होंगी जो वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों मीडियम से ही मूव कर पाएंगी, ठीक है। और ये फास्ट होती हैं, इसी वजह से ही इनको प्राइमरी वेव्स बोल देते हैं, क्योंकि सीज़मोग्राफ सबसे पहले इन्हीं को ही रिकॉर्ड करता है। देन उसके बाद सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्ड होंगी और सबसे लास्ट में सरफेस वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। अब हमें पता है कि बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर से मूव कर रही हैं, और अगर हम अर्थ के इंटीरियर से मूव हो रही बॉडी वेव्स को स्टडी कर लेंगे, इट मीन्स कि हमें अर्थ के इंटीरियर का भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये वेव्स सॉलिड से मूव कर रही हैं, लिक्विड से मूव कर रही हैं, गैसियस मीडियम से मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अगर ये किसी भी मीडियम से मूव कर रहे हैं, अगर इन वेव्स को के मूवमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब भी इनका मीडियम और डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो उस टाइम पे सीज़मोग्राफ जो कि अर्थ के अराउंड बहुत सारी जगह में प्लेस्ड हैं, वो इन वेव्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो उससे पता चलेगा कि हाँ, कि अर्थ का कौन से वाला पार्ट जो है वो सॉलिड है, तो कौन से वाला पार्ट लिक्विड है, ठीक है। इससे इन बॉडी वेव्स की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ हमें याद रखनी है सबसे पहले तो शैडो जोन, क्योंकि अगर ये पी वेव और एस वेव हम स्टडी करेंगे तो इनका हमें शैडो जोन भी पता होगा, जिस जगह पर ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। उससे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी अगर कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगी, तो उस केस में अगर ये वाला हिस्सा नॉर्मल है, मान लीजिए ये वेव आ रही है, अब ये नॉर्मल है, तो हमेशा ये वाली वेव नॉर्मल की साइड ही मूव करेगी। और अगर कोई वेव डेंसर मटेरियल से रेयरर मटेरियल में आ रही है, तो वो हमेशा नॉर्मल से अवे मूव करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हमने शैडो जोन की स्टडी के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले अगर पी वेव को देखें तो पी वेव का 105 डिग्री से 145 डिग्री तक दोनों साइड ये वाला एरिया शैडो जोन का है। लेकिन अगर एस वेव से कंपेयर करें तो उसका शैडो जोन काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 105 से लेकर 105 इस साइड तक। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही मूव कर पा रही हैं, ठीक है। अगर ये सॉलिड मीडियम है, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये सॉलिड मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है, हमें पता है कि जो कोर है वो लिक्विड है, आउटर कोर तो लिक्विड है, ठीक है। तो और जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से मूव कर पा रही हैं, ये तो सिंपल ऐसे मूव कर जाएंगी। और इस वाले एरिया से अगर नहीं मूव कर पाई, सीज़मोग्राफ ने रिकॉर्ड नहीं करा इस एरिया से, तो ये शैडो जोन हो गया। लेकिन पी वेव का शैडो जोन डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो हमने ये वाला देखा। अगर ये वाला डेंसर मीडियम है, सॉलिड है, ये वाली तो नॉर्मल इसकी मूवमेंट हुई वेव्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर हुआ कि एक कोर में एंटर करी, लिक्विड वाला पार्ट आया, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वो मूव करेंगी वेव्स। तो वो हमें पता है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर में मूव करेंगी तो वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाएंगी। तो इसी वजह से इनकी शेप क्या होगी? ऐसी। जैसे अब यहाँ पर पहुँची तो रेयर से फिर से डेंसर मीडियम की साइड आई वो, तो अब वो नॉर्मल की साइड मूव कर जाएंगी, तो इसलिए वो इस साइड बेंड हो गई। लेकिन फिर भी हमने देखा कि सीज़मोग्राफ इस एरिया में इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया।
जैसे ही वो इस एरिया में पहुंची रेयरर टू डेंसर, तो वो ऐसे बेंड होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि जैसे रिफ्रैक्शन क्या है कि अगर मीडियम्स चेंज हो रहे हैं, डेंसिटीज़ चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से वेव्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी बेसिस पर हमने अर्थ के इंटीरियर की फॉर्मेशन की। तो अर्थ का इंटीरियर कैसे निकला? लेयर्ड। ये एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी एक ही इसी डायग्राम में है। इन सोर्सेज की हेल्प से हमने देखा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है क्रस्ट। क्रस्ट की थिकनेस अराउंड 0 to 100 किलोमीटर है। ये आप वैसे खुद भी स्टडी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है, ओशनिक क्रस्ट हो सकती है। ओशनिक क्रस्ट हमें पता है बसाल्टिक होती है, तो वो डेंसर होगी। ठीक है, अराउंड 5 किलोमीटर थिकनेस है इसकी। सेम अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें वो 30 किलोमीटर के अराउंड थिक है, लेकिन हिमालयाज़ के अराउंड वो 70 किलोमीटर के अराउंड है। जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके वाला नेक्स्ट वाला पार्ट आता है मेंटल वाला। मेंटल वाला पार्ट कहाँ से आता है? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो क्रस्ट से ज़्यादा है, अराउंड 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। जो लिक्विड वाला पार्ट है हमें पता है वो एस्थेनोस्फीयर है, उसी की वजह से ही मैग्मा, ये एक मैग्मा सोर्स है। मैग्मा होगा तो वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स पर। देन उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है कोर। कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म की होने की वजह से ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा है, और अगर यहाँ पर आयरन है तो इट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। इसी वजह से ही अर्थ एज मैग्नेट काम करती है और उसको जियो मैग्नेट बोलते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट वाला पार्ट है उसको इनर कोर बोल देते हैं। इसकी जो डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू आउटर कोर ज़्यादा है, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, पी वेव्स सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में इनर कोर से ही मूव करती हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली सॉलिड है, और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, अराउंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अर्थ का सेंटर हमें पता ही है 6370 किलोमीटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट रह गया डिसकॉन्टिन्यूटीज़ का। जब भी अर्थ से पास होने वाले वेव्स जैसे पी वेव्स और एस वेव्स, जब भी उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो जिस एरिया से ये चीज़ होगी वहाँ पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, उन डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जैसे कि अगर डिसकॉन्टिन्यूटी आती है क्रस्ट और मेंटल में तो उसको मोहो और मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। अगर सेम मेंटल और आउटर कोर में आती है तो उसको गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। लेहमैन और ट्रांजिशन डिसकॉन्टिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर में है। कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है। एक है रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी आउटर और इनर मेंटल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देखनी है। थैंक यू सो मच।